नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम मिश्रा आप सभी का मिशन 360 में स्वागत करता हूं। तो ज्योग्राफी की ये 5वीं लेक्चर होगी हमारी। और इस लेक्चर सीरीज़ में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स जो है वो काम करती है। तो हमने देखा कि स्टेलर नेबुला जो होता है, यानी कि जो आउटर साइड पे होता है किसी भी गैलेक्सीज़ के, जहाँ पर फॉर्मेशन होता है स्टेलर नेबुला का, वो स्टेलर नेबुला एज ए बर्थ ऑफ स्टार की तरह से वर्क करता है और वहाँ से प्रोटो स्टार या आदि तारा, जिसे एम्ब्रियो स्टार भी कहते हैं, वो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो स्टार को मैंने बताया था कि भ्रूण भ्रूण तारा कहते हैं। एम्ब्रियो मतलब होता है भ्रूण, स्टार मतलब तारा। ठीक है, या प्रोटो स्टार आदि तारा, यानी कि अपने प्राइमरी फेज में है। ठीक, ये बर्थ की बात है। फिर डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट में ये सन लाइक स्टार में कन्वर्ट होता है, यानी कि अब उसमें एक फ्यूज़न की जो चीज़ें हैं, यानी कि फ्यूज़न रिएक्शंस है, वो स्टार्ट होती हैं। फिर वो बिग स्टार में कन्वर्ट होता है अपने डेवलपमेंट के फेज़ में। ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट के फेज़ के ख़त्म होते होते वो रेड जाइंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग लाल दानव या लाल दैत्य भी कहते हैं। ठीक है ना, हिंदी में इसको लाल दैत्य कहते हैं। ठीक है, फिर आता है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में जो है, ये कोई भी तारा अपना रेड जायंट में या ब्लड रेड जायंट में, यानी कि लाल रक्त दैत्य में बदल जाता है या रेड जायंट में बदल जाता है। और डेथ के समय में ये नेबुला का फॉर्म करता है, नेबुला फॉर्मेशन में आता है। और नेबुला फॉर्मेशन धीरे धीरे सुपरनोवा में बदलती है। फिर सुपरनोवा विस्फोट होता है। ठीक है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ही मेन चीज़ है कि ब्लैक डॉर्फ बनता है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है अगर उसका मास जो है मीडियम रहता है, और ब्लैक होल बनता है अगर मास बहुत ज़्यादा रहता है। अब हम एक एक चीज़ समझेंगे, वहाँ पर चंद्रशेखर लिमिट समझेंगे जिससे पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर एसएससी सीजीएल यूपी ट्रिपल एससी, इस सब में इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है। तो पूरा स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप देखते चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस की पहली स्ट्रक्चर जो स्टार्ट करते हैं वो क्या है? स्टेप 1 में क्या होता है कि स्टेलर नेबुला जो था आपका, ठीक, वो ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी श्रिंक करता है, यानी कि धीरे धीरे सिकुड़ता है। श्रिंक करता है यानी कि सिकुड़ता है, और ये प्रोटो स्टार या एम्ब्रियो स्टार में बदलता है। ठीक है, किस में बदल जाता है? भ्रूण तारे में बदल जाता है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होता है कि एज प्रोटो स्टार श्रिंक, प्रोटो स्टार भी श्रिंक करता है। इसमें क्या होता है, अब जब श्रिंक करता है, कोलिजन इन द गैसेस, तो जो उसके अंदर गैसेस भरी हुई हैं उस प्रोटो स्टार में, एम्ब्रियो स्टार में, वो क्या होता है कि क्लाउड, गैस क्लाउड इंक्रीज, जैसे से कोलिजन होता है तो गैसियस क्लाउड जो उसके अंदर भरा हुआ है वो इंक्रीज करता है। समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये प्रोटो स्टार है, ठीक है, इसके अंदर आपकी गैसेस भरी हुई हैं। ठीक, गैसेस भरी हुई है, गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि गैसों के अणु हैं। ठीक, अब जब इसको श्रिंक करोगे, यानी कि हर साइड से इसका साइज छोटा हो रहा है, ठीक है ना, ये धीरे धीरे इतना बड़ा हो रहा है, तो क्या गैसेस के मॉलिक्यूल अब एक दूसरे के और नज़दीक आ जाएंगे और कोलिजन करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है ना, तो ठीक है, कोलिजन करने लगेंगे। तो जब कोलिजन करेंगे तो गैसियस क्लाउड जो है, ये जो आपके गैस के बादल हैं, गैसीय बादल हैं, ठीक ना, ये बढ़े हुए प्रतीत होंगे, यानी कि डेंसिटी जो है बढ़ जाएगी उनकी। ठीक, अब उस स्थिति में क्या होगा कि हाइड्रोजन्स जो हैं वो हीलियम में कन्वर्ट होंगे, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि नाभिकीय संलयन का सिद्धांत से फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होती है वहाँ पर, और बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है, या एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम देयर, या बहुत सारी ऊर्जा जो है वहाँ से मुक्त होती है। लिबरेट का मतलब होता है मुक्त होना। ठीक, और टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या बन जाता है? स्टार फॉर्मेशन होता है, यानी कि तारे में अब ये बदल गया। ठीक है, कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा अथक परिश्रम करोगे, बहुत ही उच्च दाब और ताप पर काम करोगे, यानी कि बहुत दबाव में भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, लेकिन फिर जो उभरेगा वो तारा उभरेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है तारा बनता है यहाँ पर। स्टेप 3 में क्या होता है? व्हेन इट कूल डाउन, अब जब वो धीरे 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 जो है कूल हो रहा है, लुक्स रेड एज कॉल्ड एज, आल्सो नोन एज रेड जायंट। ठीक ना, कह रहा है कि जब ये जो आपका तारा था जब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग रेड, तो ये लाल दिख रहा है, और ये लाल दिखने वाला जो है इसको एज ऑल्सो कॉल्ड एज, एक ये मतलब होता है ऑल्सो कॉल्ड एज, सॉरी 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 ऑल्सो नोन एज, और जाना जाता है किस नाम से? रेड जायंट के नाम से इसको जाना जाता है। नाउ इट्स
फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट्स मास। अब इस रेड जायंट का जो भविष्य है कि इसके साथ जो भी फ्यूचर में होने वाला है, ये जिसमें कन्वर्ट होने वाला है, वो डिपेंड करता है कि इसका मास कितना है। अब स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट देखते हैं, चंद्रशेखर लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एससी, आरआरबी सब में पूछा हुआ है, तो आप समझेंगे ध्यान से। चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? चंद्रशेखर लिमिट एक मास का एक गणना है, एक कैलकुलेशन है, एक मान है, ठीक है ना, वैल्यू है। 1.44 सोलर मास इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना, यानी कि सन के मास के 1.44 टाइम्स, ठीक। तो होता क्या है कि मैक्सिमम मास ऑफ ए स्टेबल मैक्सिमम मास विच इज थ्योरेटिकली पॉसिबल ऑफ ए स्टेबल वाइट ड्वार्फ स्टार, ठीक है ना, किसी सफेद बौने तारे का मैक्सिमम मास क्या हो सकता है जिस स्थिति में, ठीक ना, वो तारा स्टेबल फॉर्म में हो, उसे ही चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला केस ये है कि अगर मास लेस देन सोलर मास हो जाए, यानी कि 1.44 जो सोलर मास है, तो उसमें सोलर मास से कम हो जाए, ठीक है ना। अगर किसी रेड जायंट का मास सोलर मास से कम होता है, तो वो रेड जायंट जो है वो व्हाइट ड्वार्फ या सफेद बौने तारे में परिवर्तित होता है, ठीक ना, व्हाइट ड्वार्फ में या सफेद बौने तारे में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल, यानी कि मास क्या है, स्मॉल या कम है, ठीक। और फिर वो धीरे धीरे ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, ठीक। फिर किस में कन्वर्ट होगा? काले बौने तारे में कन्वर्ट होगा। दूसरा केस देखते हैं, केस 1 था, जबकि मास आपका सोलर मास से कम है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, इफ द मास इज मेनी टाइम हायर देन सोलर मास, ठीक है ना। अगर जो आपका मास है वो सोलर मास से बहुत ही ज़्यादा अधिक हो, तो उस केस में आपका सुपरनोवा फॉर्मेशन होती है। अगर बहुत ज़्यादा अधिक होगा तो क्या होगा? सुपरनोवा फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर मास आपका मीडियम हो तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, और मास अगर सच में बहुत ज़्यादा है तो ब्लैक होल बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक होल कैसे बनता है। ब्लैक होल ऐसे बनता है कि कोई भी तारा है, ठीक है, वो जब बुझने लगता है तो रेड जायंट में कन्वर्ट होता है। अब रेड जायंट का मास अगर चंद्रशेखर लिमिट यानी कि 1.44 ऑफ सोलर मास से बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो वो बुझते बुझते क्या करेगा? अपनी डेंसिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा लेगा कि कोई भी चीज़, इवन लाइट जो है उसके अंदर में चली जाएगी तो रिटर्न नहीं हो सकती, स्कैटर नहीं कर सकती, उसके अंदर में इंट्रैप हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ब्लैक होल। और जब अगर उसका जो मास है वो मीडियम रहा तो उसे हम लोग बोलेंगे न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन तारा, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो अभी तक कभी आपको कन्फ्यूज़न रहा होगा। नेक्स्ट की टर्म्स पर ध्यान देते हैं। की टर्म्स की सहायता से हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं। विद द हेल्प ऑफ की टर्म्स विल ट्राई टू स्टडी समथिंग। तो पहला है स्मोक रिंग, ठीक है, आप नाम याद रखोगे। स्मोक रिंग क्या होता है? तो आप इसको कह सकते हो धूम्र वलय, शायद, ठीक ना। धूम्र वलय क्या होता है? तो कह रहा है कि व्हाइट ड्वार्फ इज अ फॉसिल स्टार। व्हाइट ड्वार्फ को ही हम लोग फॉसिल स्टार भी कहते हैं, ठीक है ना। फॉसिल मतलब क्या होता है? जीवाश्म। फॉसिल मतलब क्या होता है? जीवाश्म, ठीक ना। तो व्हाइट ड्वार्फ को हम लोग जीवाश्म तारा भी कहते हैं। इट्स आउटर सरफेस, इसका जो आउटर सरफेस होता है वही जो है स्मोक रिंग कहलाता है या धूम्र वलय कहलाता है। यानी कि व्हाइट ड्वार्फ का, जैसे कि आपका फॉसिल स्टार भी कहते हैं, उसके आउटर सरफेस को हम लोग स्मोक रिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है पल्सर। तो पल्सर क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, पल्सर मतलब न्यूट्रॉन स्टार होता है जनरली, बस एक टर्म, एक लाइन में समझ जाइए, फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जब सुपरनोवा का विस्फोट होता है तो उस समय क्या होता है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है विच इज ऑफ हायर डेंसिटी एंड सम माइल्ड डायमीटर, मतलब जो कि बहुत ही अधिक घनत्व और कुछ मील दूरी के व्यास का होता है, ठीक है ना। साफ साफ लिख रहा है कि आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जब सुपरनोवा का विस्फोट होता है, द सेंट्रल पार्ट विच इज ऑफ हायर डेंसिटी एंड सम माइल्ड डायमीटर फॉर्म न्यूट्रॉन स्टार। तो उस स्थिति में सुपरनोवा न्यूट्रॉन स्टार को फॉर्म करता है। दिस कंप्लीट्स 30 रोटेशन पर सेकेंड। वो एक सेकेंड में 30 रोटेशन या 30 घूर्णन को कंप्लीट करता है। एंड इमिट्स रेडियो वेव्स, और बहुत सारी रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करता है
ऑल्सो कॉल्ड एज पल्सर, जिसे हम लोग पल्सर कहते हैं, ठीक है ना। तो पल्सर जो आप गाड़ी चलाते हो ऐसे समझ जाओ कि वो बहुत तेज चलती है, 30 रोटेशन पर सेकंड के आसपास चलती है और रेडियो वेव्स जो है निकालती है, ठीक है ना। जो भी आवाज़ निकलती है उससे उसे समझो रेडियो वेव्स निकलती है, तो दैट इज कॉल्ड पल्सर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक टर्म हम लोग का प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज नथिंग बट सौर मंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके सबसे नज़दीक जो तारा है, तारा मतलब स्टार लाइक सन, मतलब सबसे नज़दीक तारा जो कि हमारे सूरज की तरह होगा, वो 4.25 लाइट ईयर्स अफार है हम हमारे वहाँ से, ठीक है, हमारे सौर मंडल से, सोलर सिस्टम से, उसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में भी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमा बी। प्रॉक्सिमा बी क्या है कि रिवॉल्विंग राउंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी के आसपास में रिवॉल्व करता है, ठीक है ना, उसके आसपास में रिवॉल्व करता है, जो कि 11.2 दिन लेता है कंप्लीट होने में, तो दैट इज प्रॉक्सिमा बी, ठीक। नेक्स्ट आता है डॉग स्टार या साइरस, किसको कहते हैं? साइरस या कुत्ता तारा या डॉग स्टार, सिंपली मैं कुत्ता तारा मजाक में कह दिया हूं, ठीक है। तो मोस्ट ब्राइट स्टार इन स्काई, जो आप रात में अगर आसमान को देखते हो तो जो सबसे चमकीला तारा आपको दिखता होगा, ठीक है, जो कि बहुत दूर है हमारे पृथ्वी से, लेकिन जो सबसे चमकीला तारा है बेसिकली ये बड़ा भी बहुत है, उसे ही डॉग स्टार या आपका साइरस बोलते हैं, ठीक। फिर आता है क्वासर्स। क्वासर्स के बारे में आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। क्वासर्स के बारे में आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि इट्स क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स विच इज 4 to 10 बिलियन लाइट ईयर डिस्टेंस इमिट्स लाइट। ये क्वासी स्टेलर है, ठीक है ना, यानी कि क्वासी मतलब होता है बहुत धीरे धीरे कोई प्रोसेस होना, इन्फाइनेटली स्मॉल दैट इज कॉल्ड, सॉरी, इन्फाइनेटली स्लो दैट इज कॉल्ड क्वासी। तो ये क्वासी स्टेलर है, ठीक है ना, STLLR, क्वासी स्टेलर है जो कि रेडियो सोर्स जो है वो इमिट करता है, विच इज 4 से 10 बिलियन लाइट ईयर डिस्टेंस होता है, जो कि अपनी लाइट इमिट जब करता है तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसको क्वासर्स बोलते हैं। क्वासर्स को मैं दूसरे टर्म्स में आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो क्वासर जो है अभी मैं जो इसमें पढ़ रहा था उसमें लिखा है क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, ठीक, यानी कि अर्ध तारकीय रेडियो स्रोत। तो ये कुछ ऐसे पिंड हैं, ठीक है ना, ऐसे आसानी से समझिए कि बहुत अधिक मास होता है और बहुत ही दूर स्थित कोई बॉडी है, कोई पिंड है जो असाधारण रूप से, मतलब अननेचुरली बहुत ही हाई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। कि यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि एक तो मास अधिक है इनका, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दूर है अर्थ से, लेकिन ये असाधारण रूप से यानी कि अननेचुरली, ठीक ना, एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे, ड्रामेटिकली बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है ये एमिट करते हैं, ठीक ना। और इन्हें दूरबीन से देखोगे तो तारे के टाइप का दिखाई देता है ये, ठीक है ना। इसकी खोज जो है 1932 में जांस्की ने सौरमंडल के बाहर कुछ रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे उस तरह से की थी। तो एक बार यूपीएससी में इस पे प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एज ऑफ स्टार एंड इट्स कलर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो एज ऑफ स्टार एंड इट्स कलर मतलब स्टार का जो है वो एज क्या है, ठीक है ना, और उसका कलर क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एज अधिक होती जाती है तारा बुझता जाता है, यानी कि उसके अंदर जो फ्यूल है वो कम होता जाता है। तो सबसे स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर अधिक है तो वो ब्लू कलर का दिखेगा, 50,000 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होगा, ठीक। और जब वो बुझने लगेगा तो धीरे धीरे रेड कलर का दिखने लगेगा और उस समय 2000 केल्विन के आसपास उसका टेम्परेचर बच जाएगा, ठीक। लाइट ईयर क्या होता है, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है 9.4 से 10.12 किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो ये एवरेज डिस्टेंस होती है सन से अर्थ के बीच की, ठीक है। इसको माना जाता है 8 लाइट मिनट, ठीक ना। इसकी जो वैल्यू होती है 8 लाइट मिनट के आसपास होती है, ठीक। पारसेक क्या होता है, पारसेक डिस्टेंस नापने की सबसे लंबी दूरी है, ठीक है ना, जो कि 3.26 लाइट ईयर मेजर करती है। अब जो लाइट ईयर होता क्या है, लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस विच द लाइट ट्रेवल इन अ ईयर, यानी कि 365 डेज में कोई लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड होता है ना। लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये एक साल में यानी कि 365 डेज, अब डेज की बात आएगी तो 24 आवर्स, 24 की आवर्स की बात आएगी तो 60 मिनट्स, 60 मिनट्स की बात आएगी तो 60 सेकेंड। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम 9.4 से 10.12 किलोमीटर आता है। अब हम लोग सीधे आते हैं सोलर सिस्टम पर, जो हमारा सबसे ईजी और आसान सा टॉपिक है, जिससे एसएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक।
तो एक क्रम देख लेते हैं। क्रम क्या है कि मार्स है, वीनस है, अर्थ है, सॉरी मार्स नहीं, मैं बार बार मार्स बोल देता हूँ, ठीक ना। मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक। तो जो मरकरी है, बुध, ये सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है आपके सन के। तो ऐसे समझ लीजिए इसका कोई मून इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सन से जो है आपका इवोपरेट हो जाता है, मतलब सन के इतनी गर्मी है कि वो खत्म हो जाता है अगर छोटा बहुत कोई मून होता भी है, आईसी मून, तो ठीक। दूसरा है वीनस, तो वीनस का भी इसी नाते कोई मून नहीं है क्योंकि सन के नाते जो है इसका कोई मून नहीं हो पाता है। अर्थ के हमारे एक मून है, ठीक। और मार्स के फोबोस और डिमोस, दो नाम याद रखिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, फोबोस डिमोस, डिमोस फोबोस, इंग्लिश हिंदी दोनों एक है। अब देखिए इस इतने प्लैनेट्स को, यहां तक के प्लैनेट को बोलते हैं इनर प्लैनेट। जो इधर के हैं उन्हें इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, और इधर वालों को कहते हैं आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह, ठीक ना। अब क्या क्या बचा, आपका बचा जुपिटर जो कि सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम का। फिर आता है सैटर्न, ठीक है, सैटर्न का जो आउटर रिंग है उसमें मीथेन गैसेस पाई जाती हैं। फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। प्लूटो भी लिया जाता था, ठीक है ना, बट प्लूटो को जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने हटा दिया क्योंकि वो दूसरे की कक्षा जो थी, दूसरे का ऑर्बिट था, उसे कट करता था, ठीक है, थोड़ा लेटा हुआ ग्रह था। तो कुल 3 कंडीशंस थी, उस कारण प्लूटो को हटा दिया गया। अब साइज ऑफ प्लैनेट पे कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, एसएससी में उसका मेन पेट क्वेश्चन होता है साइज ऑफ प्लैनेट पूछने का। तो सबसे पहले जानते हैं कि मरकरी जो होती है सबसे छोटी है। मरकरी क्या है, सबसे छोटी है, और मार्स उससे जस्ट बड़ी है। तो आप दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए कि मरकरी जो फर्स्ट प्लैनेट है वो सबसे छोटा है जो सन के नज़दीक में है, और मार्स जो है उससे बड़ा है, ठीक। सबसे बड़ा प्लैनेट मैंने बताया आपको जुपिटर, उसके बाद आता है आपका सैटर्न, ठीक। उसके बाद आएगा कोई यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे चलेंगे कि स्टार्टिंग से 3 याद करेंगे, लास्ट से 3 याद करेंगे, और बीच के 2 को गेस करेंगे, ठीक। तो स्टार्टिंग से आता है जुपिटर जो कि दिखता है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आता है उसके जस्ट बगल में सैटर्न, ठीक, और उसके जस्ट बगल में यूरेनस। तो 3 लगातार से सबसे बड़े हैं, ठीक, और उसके बगल में नेपच्यून, तो 4 लगातार से सबसे बड़े हैं। फिर आती है आपकी अर्थ, फिर आता है वीनस, ठीक है, फिर आता है मार्स, और फिर आता है मरकरी। मरकरी सबसे छोटा है, इस तरह से याद रखना है, और अर्थ और वीनस साथ में आते हैं, ठीक है ना। अब देखो यार, बुध यानी कि जो बुध शुक्र, जो शुक्र होता है, ठीक ना, उसे पृथ्वी की सिस्टर कहा जाता है। यानी कि जो आपका वीनस है, पहला तो वो ब्यूटी क्वीन टाइप का कहलाता है, ठीक ना, शुक्र की देवी, सुंदरता की देवी, टीसी टीसी कुछ कहते हैं उसको। फिर दूसरा है कि वो पृथ्वी की बहन कहलाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ कहलाता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा मास वास भी सेम होता है, ठीक। तो इसलिए सिस्टर ऑफ या ट्विंस कहलाता है कि अर्थ का ट्विन कौन है, तो फिर वीनस है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैपिस्ट 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 बार पहले से ही टिक लगा के रखा है, इसे बहुत ही ध्यान दीजिएगा। ट्रैपिस्ट 1 को देखते हैं। ट्रैपिस्ट 1 क्या है, न्यू सोलर सिस्टम डिस्कवर्ड बाय स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, ठीक। तो मैं इसके बारे में बताऊं, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को, ठीक ना, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने क्या खोजा, एक नया सोलर सिस्टम जो है खोजा, ठीक। उसका नाम है ट्रैपिस्ट 1। ट्रैपिस्ट 1 क्यों नाम रखा, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के नाम पर ही जो है इसका नाम रख दिया गया। दूसरा कह रहा है कि ये 10 लाइट ईयर डिस्टेंस पर है, यानी कि 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और ये एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में है। मतलब किस नक्षत्र में पड़ता है, किस नक्षत्र में पड़ता है, एक्वेरियस यानी कि कुंभ में पड़ता है, ठीक ना, कुंभ नक्षत्र में ये पड़ता है। नेक्स्ट है, इन दिस टोटल 7 रॉकी प्लैनेट्स रिवोल्यूटिंग अराउंड देयर सन। इसमें क्या है कि 7 चट्टानी ग्रह जो है वो इनके मध्य में जो भी सन होगा इनका, उनके अराउंड जो है आपका मूव कर रहे हैं। कह रहा है कि
एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइट इज़ वेरी अर्थ लाइफ इज़ वेरी मच। यहाँ पर जो जीवन की एक्सपेक्टेंसी है, जो कि एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि जीवन होने की संभावनाएं जो है बहुत प्रबल है, क्योंकि ये गोल्डी लॉक जोन में पड़ता है। नाउ द वर्ड गोल्डी लॉक जोन, ये आप अपने कॉपी में लिख लेना अभी। गोल्डी लॉक जोन होता क्या है? गोल्डी लॉक जोन वह क्षेत्र है जहाँ पर जीवन की प्रत्याशा सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे अच्छी कंडीशन है। टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह के एनवायरनमेंट जो है वो जीवन चलाने के लिए या उसकी प्रत्याशा के लिए बहुत ही एक तरीके से आशानुरूपी है, मतलब कि वहाँ पर एक्सपेक्टेंसी है कि हो सकती है। ठीक है ना? तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर मैंने शॉर्ट में और जल्दी पढ़ाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आती हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो, क्योंकि कमेंट बॉक्स में एक भी कमेंट नहीं आता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप लेक्चर देख रहे हो या गो थ्रू हो रहे हो तो एक छोटा सा कमेंट जो है हमारे लिए ज़रूर दीजिए। हम जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो इम्प्रूवमेंट हम करने का प्रयास करेंगे। और अनेक शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।